हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.2। क्या है उसका स्टेटमेंट? फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, what are Young's modulus and approximate yield strength for this material। जो कोई मटेरियल है उस मटेरियल के लिए हमें स्ट्रेन स्ट्रेस का ये कर्व गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए पूछा है, बोला है एक तो यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है और एक यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वाई से। और यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशो को ही हम क्या कहते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों की वैल्यू है तो हम यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे कि इस पॉइंट के लिए बात करें तो इस पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू रहेगी? स्ट्रेन की। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू रहेगी? स्ट्रेस की। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेन के डिफरेंट वैल्यूज है, 0.001 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 50, 100, 150, 200, 250, 300। और इसमें स्ट्रेस में ब्रैकेट में लिखा है 10⁶। मतलब ये जो भी वैल्यू है 50, तो सिर्फ 50 नहीं है, उसका मतलब ये है कि 50 में 10⁶ से क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। 150 लिखा है, मतलब 150 में 10⁶ से क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कि हर बार 10⁶ लिखने के बजाय उन्होंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि ये सभी वैल्यूज़ 10⁶ के ऑर्डर की है, कि इन सभी में 10⁶ से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यूज़ है, लेकिन इस पॉइंट के लिए यहाँ पर स्ट्रेन कितना है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। इस पॉइंट के लिए यहाँ पर स्ट्रेस कितना है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसके लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है? तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हमारे पास स्ट्रेन की एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी है? 0.002। इस पॉइंट के लिए हमारे पास स्ट्रेस की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो इसलिए हम इस पॉइंट के लिए यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे और इस पॉइंट से निकालो, किसी भी पॉइंट के लिए निकालो, सभी के लिए वैल्यू तो सेम आएगी। लेकिन हम इस पॉइंट के लिए बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। तो y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 150 × 10⁶। तो यहाँ लिख देते हैं हम 150 × 10⁶ डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.002। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स है तो यहाँ पर 1 2 3 zeros आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 150 है, 150 को हम 15 × 10 लिख सकते हैं क्या? 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 150। यह है 10⁶ एज इट इज़। यह है 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं क्या? 10⁻³ मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो? 3 ज़ीरो। तो ये है 1 के बाद 3 ज़ीरो। तो 1000 को ही हम 10⁶ लिख सकते हैं। और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? अपॉन में क्या है? 2, तो डिवाइड में हमने लिख दिया 2। अब 2 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? y इज इक्वल टू ये है 7.5। तो यहाँ हमने लिख दिया 7.5 इंटू इस 10 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है? 1। ये 10, ये 10, ये 10, ये तीनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हो और उनके बेस सेम हो, कि इसका भी बेस सेम है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तीनों के बेस सेम हो, तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो, तो पावर्स का क्या हो जाता है? एडिशन। तो इसकी पावर 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो पावर कितनी आ जाएगी? 10⁻10। तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7.5 × 10⁻10
और हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस की ऐसा यूनिट वही होती है जो किसकी ऐसा यूनिट है, स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर माइनस 2। तो यंग्स मॉड्यूलस की ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, न्यूटन मीटर माइनस 2। अब उसके बाद हमसे और क्या पूछा है, यील्ड स्ट्रेंथ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब यील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, तो यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसके लिए कोई भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसके लिए किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, स्ट्रेस की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। तो तो ये हमारे पास ग्राफ है, देखो ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ है। स्ट्रेट ग्राफ है कि इसका मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस, ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और आगे जाएगा मतलब क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब ये इसकी इलास्टिक लिमिट में है। ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इलास्टिक लिमिट। फिर जैसे ही कर्व स्टार्ट होता है, तो कर्व स्टार्ट होता है तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट लूज करने लगता है, लेकिन फिर भी कर्व में भी उसकी इलास्टिक लिमिट रहती है। बट ये ग्राफ लीनियर नहीं रह पाता, कि यहाँ पर ये ग्राफ आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक देखो आगे ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ही गया, कि यहाँ पर ऊपर जा रहा था आगे बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था आगे बढ़ रहा था, मतलब स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा था। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। कि अब अगर हम फोर्स रिमूव भी करेंगे, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इसमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन आ गया, फोर्स हमने रिमूव किया तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। लेकिन उसके बाद भी कि यहाँ से यहाँ तक रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, मतलब स्ट्रेन, मतलब हमने फोर्स थोड़ा सा ही अप्लाई किया, लेकिन उसमें डायमेंशन में चेंज बहुत ज़्यादा आ गया, कि आगे ज़्यादा बढ़ गया, आगे ज़्यादा बढ़ गया, मतलब स्ट्रेन ज़्यादा आ गया। लेकिन अभी भी अगर हम फोर्स रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब अभी भी उसमें इलास्टिक लिमिट है। अब देखो इसमें ग्राफ, इसके बाद ग्राफ कहाँ जा रहा है, आगे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ जब नीचे जाता है तो ये बताता है कि अब हमने स्ट्रेस रिमूव भी किया, ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब स्ट्रेस क्या हो रहा है, कम। तो स्ट्रेस रिमूव भी किया, मतलब हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर भी दिया, फिर भी डिफॉर्मेशन नहीं गया, डिफॉर्मेशन नहीं गया मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, कि फोर्स रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट अगर फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, मतलब उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। जिस फोर्स के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आए, कि इतना फोर्स हमने अप्लाई कर दिया कि ऑब्जेक्ट फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा, तो हमने कहा कि वो उसमें क्या आ गई, प्लास्टिसिटी आ गई, वो अब फिर से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा। तो ये जो ग्राफ जब नीचे जाने लगता है, तो ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब ये उसकी जहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर देता है वो उसकी क्या रहती है, इलास्टिक लिमिट, कि इससे ज़्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। और इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या है इस पॉइंट के लिए, तो वो है 300। तो यहाँ हमने लिख दिया 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर माइनस 2। 300 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10⁻6 एज इट इज़, 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10⁻6 एज इट इज़। दोनों के बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 10⁸ न्यूटन मीटर माइनस 2। तो ये आ गई यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कि स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसके बाद इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, कि जहाँ से ग्राफ नीचे जाना लगे, जहाँ से नीचे जाने लगे तो समझ जाओ कि ये वो पॉइंट उसका क्या है, इलास्टिसिटी की लिमिट है, वो उसका क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है। तो जिस पॉइंट जहाँ से ग्राफ, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लास्ट सिंप्लिसिटी हम लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कि जहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है उस पॉइंट पर स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी, उस पॉइंट के लिए स्ट्रेस की जो
वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। और ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब क्या है कि स्ट्रेस कम हो रहा है। ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब स्ट्रेस कम हो रहा है, मतलब हमने फोर्स हटा दिया, फोर्स हटा दिया। तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। ये फोर्स हटाने के बाद भी उसमें स्ट्रेन बढ़ रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। कि हमारे पास कोई पेन की जो रिफ़िल आती है, कि रिफ़िल में क्या होता है, हम ये रिफ़िल है सपोज़ करो, रिफ़िल को थोड़ा सा मोड़ते हैं और छोड़ते हैं तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फिर और थोड़ा ज़्यादा मोड़ेंगे फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब अभी उसमें क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। देखो मेरे पास पेन की एक रिफ़िल है, उस रिफ़िल से मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि हमारे पास सपोज़ करो ये पेन है, जैसे ये पेन है कि इस पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसमें फोर्स अप्लाई किया, इसमें स्ट्रेंथ आया, स्ट्रेंथ से इसमें चेंज आया मतलब स्ट्रेन आ गया। फोर्स रिमूव कर दिया तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। धीरे 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 फोर्स बढ़ाएंगे फिर से उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन फोर्स रिमूव करेंगे तो फिर से डिफॉर्मेशन चला जाएगा। मतलब अभी इसमें इलास्टिक लिमिट है। एक बार हम इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे, ये मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, ये बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, मतलब ये जो स्ट्रेस है इस स्ट्रेस की वैल्यू के लिए ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं गया। तो स्ट्रेस की वो लिमिट कि उससे ज़्यादा अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, स्ट्रेस की वो लिमिट कि इससे ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। स्ट्रेस की उस वैल्यू को ही हमने क्या कहा है, स्ट्रेस की उस वैल्यू को ही हमने क्या कहा है, यील्ड स्ट्रेंथ। और हम ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है, कि जिसके बाद ग्राफ नीचे जाने लगे, जिस पॉइंट के बाद ग्राफ नीचे जाने लगे उस पॉइंट के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाय।